सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय हो सकता है, अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी हो सकता है। जब एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है नाम को बदलना, नाम को रखना, ऐसे में तो हमारा प्रथम अधिकार बनता है कि हम मांग करें कि नई संसद का नामकरण बाबा साहब के नाम से हो। आपको आज शपथ लेके जाना है कि जब तक नाम संसद का बाबा साहब का नहीं होता, आज के बाद जाकर के अपने प्रदेश की राजधानियों में आप अपने जिलों पर प्रदर्शन धरना करेंगे और जब तक बाबा साहब का नाम नहीं होता तब तक पूरे देश में संघर्ष चालू रहना चाहिए। ये भीड़ पैसे से नहीं बुलाई है, ये भीड़ पैसा भी देती है, हमें अपने किराए से भी आती है, अपने पैसे पर रुकती भी है। ये भारत में शायद एक ही संगठन होगा जिस संगठन में मुझे बाहर से कोई सहयोग शायद ही लेने की आवश्यकता पड़ती है। आज के समय में बहुत मुश्किल है कोई एक छोटा सा सम्मेलन करना, सभा करना कि जब तक काला धन न लगे या कहीं किसी से पैसा न मिले। लेकिन हम लोग 97 से ऐसा कभी नहीं किए। आज के समय में विपक्ष में होते हुए माननीय हरीश रावत जी, अरे आप लोग हट जाइए भाई, कितने देर तक चले व्यवस्था बनाइए, मंच की व्यवस्था मंच जैसे होनी चाहिए। क्यों कर रहे हैं? मंच की व्यवस्था मंच जैसे होना चाहिए। भाभी जी, एक ओम सुधा जी वहां बैठे हैं, आप थोड़ा आपका मौका हो गया, जय ओम सुधा जी बैठे। आज के समय में विपक्ष सामाजिक संगठन को भी विपक्ष माना जाता है। माननीय नंद कुमार बौद्ध जी, माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के पिताश्री भी पधारे हुए हैं। आपके समर्थन में उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। देखिए, आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, आपने चंदा पहले से इकट्ठा किया है, पैसा इकट्ठा किया है, तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स आंदोलन नहीं करने देगी। जो नेता सिर उठाएगा उसके घर पहुंच जाएगा। तो विपक्ष की लड़ाई इसलिए कमजोर हो रही है। और दूसरा है ईमानदार नेता। ईमानदार नेता के पास में संसाधन नहीं होता, पैसा नहीं होता। अब दोनों परिस्थिति में विपक्ष की लड़ाई कमजोर हो रही। ऐसी परिस्थितियों के दौर से भारत गुजर रहा है। आज सामाजिक संगठन भी बंद किए जा रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का ऑफिस बंद करा दिया गया और ऑक्सफैम इंडिया का भी, यूएस एड का भी, तो जो सामाजिक संस्थाएं एक्टिविटीज करती थी उनके ऊपर भी विराम लग गया। हमारा एक परिसंघ है, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कभी झुकने नहीं दिया। चाहे मैं सत्ता में रहा तो
उतना ही ताकत से लड़ा। एक बार की रैली हम यहाँ से किए, दूसरे दिन पार्लियामेंट में सुबह सुबह हम पहुंच गए और मुझे नहीं मालूम था कि मोदी जी पहुंच जाएंगे। तो मोदी जी 11 साढ़े 11 बजे पहुंचे, मैं भी पहुंचा। तो मोदी जी ने कहा, भाई रैली तो तगड़ी रही, मैं सत्ता कक्ष में रहते हुए भी रैली करता था, ये हमारी ईमानदारी की ताकत है आपकी वजह से। कोई करके दिखा दे, ये कर नहीं सकता। लगातार 5 साल सत्ता में रह करके रैली करता था और सत्ता पूछती थी कि भाई हमारे ही खिलाफ आप रैली करते हो। हमने कहा कि हमारी जो मांगे हैं जब तक पूरी नहीं होती हैं तब तक हम संघर्ष करेंगे, आपके खिलाफ नहीं कर रहे हैं। हम व्यवस्था से मांग कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, निजीकरण नहीं होना चाहिए। आप लोगों के सहयोग से अगर आज परिस्थितियां दिल्ली में चुनाव न होता, यहाँ जगह नहीं मिलती, तो आप समझ सकते हैं कि आरक्षण किसने लागू किया। एक बार हमेशा कही जाती है कि बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया। यह जो झगड़ा लगाया गया, इसकी वजह से हम बर्बाद हुए। वो कैसे बर्बाद हुए हैं? ये आजादी के पहले की बात है, जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सारे कैंडिडेट हार गए थे, जिसमें बाबा साहब भी हारे थे। 1946 की बात है। इट इज टू बी नोटेड that Baba Shah and his political outfit, Scheduled Caste Federation, lost all seats in Bombay presidency, and that happened in 1946. Then he was compelled to seek his seat for the assembly from Noakholi, which is now in Dhaka. उस समय हमेशा ये कहा जाता है कि पटेल ने कहा था डॉक्टर अम्बेडकर के लिए तो खिड़कियां, दरवाजे क्या खिड़कियां ही बंद कर दें, लेकिन पूरा सच्चाई जानना चाहिए। आजादी के बाद बाबा साहब की सदस्यता असेंबली में नहीं रही। एक कांग्रेस ने बाबा साहब को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में लाने का काम किया, ये सच्चाई है। वो लोग नहीं जानते बाबा साहब का स्पीच सबसे ज्यादा, अगर कांग्रेस पार्टी को या सेकुलर पार्टी का सबसे ज्यादा आजादी के बाद में अगर कोई भ्रम फैलाते ही है, इससे बड़ा कोई भ्रम नहीं मैं समझता। और जब बाबा साहब ने स्पीच देना शुरू किया संसद में, उन्होंने कहा था मैं तो इतने से ही खुश था कि मैं तो संविधान कमेटी का मेंबर बन गया, यहाँ तो मुझे चेयरमैन बना दिया गया। ये बाबा साहब का स्पीच है। जय भगवान यादव जी, आपका अभिनंदन, मंच पर इनको लाए। ये बाबा साहब का स्पीच। तो जिस तरह से जिन ताकतों ने दलितों आदिवासियों की मदद किया, उन ताकतों को अपने ही लोगों ने कमजोर किया, एक भ्रम फैला करके, इल्यूजन के द्वारा। वो अभी वो इल्यूजन है। मैं जब क्षेत्रों में जाता हूं तो लोग यही कहते, और यही नहीं, वो 1952 में जब चुनाव बंबई से बाबा साहब लड़े थे, वह भी सच असत्य है। वह भी कांग्रेस के कैंडिडेट से नहीं हारे थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जामे से चुनाव हारे थे।
तो यह भी गलत है कहना कि कांग्रेस ने हरा दिया। यह भी कहता हूं 1954 में राज्यसभा भेजने में फिर से कांग्रेस ने मदद किया था। एक मैं हाइपोथेसिस रखता हूं, आजादी के बाद अगर अमेरिकन सिस्टम में भारत की अर्थव्यवस्था चलती, इस सरकार का काम केवल लॉ एंड ऑर्डर करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, बाकी चाहे रोड हो, ट्रांसपोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, इंडस्ट्रीज हो, स्टील बनाना हो, ये सब प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए या दिया जाता है जैसे यूरोप और अमेरिका में। तब दलितों को कहां से आरक्षण मिलता? प्रजापति जी तब कहां से मिलता? अब 1953 में एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ, 56 में LIC का नेशनलाइजेशन हुआ, 69 में बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, 77 में ऑयल फील्ड का नेशनलाइजेशन हुआ, कोल क्षेत्र पहले प्राइवेट सेक्टर में था, उसका नेशनलाइजेशन हुआ। वहीं तो नौकरियां मिली हैं। मान लो कह देते कि हम तो अमेरिकन सिस्टम में जाएंगे, तब भले संविधान की किताब हमारे सामने रहती और आर्टिकल 16 रहता, तो भी आरक्षण हमें कहां मिल पाता? क्योंकि सरकारी कंपनियां ही न होती, सरकारी इंस्टीट्यूशन ही न होते।